सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम और आप सभी का स्वागत है। मैं फ़ौज से हूँ, पर फ़ौज की सुरक्षा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो पीछे ये पोस्टर आपने देखे होंगे, बौद्धिक स्वतंत्रता की जहाँ अभी मांग है, और ये जो परतंत्रता है क्यों है, और हम इसमें हमारी संस्कृति सुरक्षित नहीं है, इस सुरक्षा भाव से मैं ये जो बोलूँगा आगे, थोड़ा समझने के लिए कि हो क्या रहा है। क्योंकि हमारा देश सबसे निराला है, अभी भजन में आपने सुना, इसीलिए ये टारगेट है, सभी की इस पे गिद्ध दृष्टि है। और ये कौन कौन सी शक्तियां हैं जो हमें ये नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रही हैं लगातार। और जैसा देवासुर संग्राम में हम सुनते हैं कि देवता विघटित रहते हैं, सोए रहते हैं, और आसुरी शक्तियां हैं जो गतिशील होती हैं और हमें कोई ना कोई नुकसान पहुंचाती रहती हैं। अभी भी वही स्थिति है। अब ये सुरक्षा वाला जो विषय है, मैं इसको शिक्षा से जोड़ रहा हूँ क्योंकि स्वामी जी का वो विषय है। इस विषय को न कहीं से सहयोग मिल रहा है, न इसको मान्यता है। तो ये सारा तमाशा है जिससे जुड़ा हुआ मेरा आज का विषय है। अगले 40 मिनट में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। मैकोले की शिक्षा नीति सबने सुन रखा है, सब जानते हैं कि अगर भारत को अपनी शिक्षा से नहीं हटाया गया तो इन पर राज करना मुश्किल है। ये उसने 1835 में लिखा था। और सब केवल मैकोले का नाम जानते हैं, उसी का भूत अभी सबके दिमाग में है। पर वो जो शक्तियाँ जिनसे वो जुड़ा हुआ था वो आज भी सक्रिय हैं, उस काम को आगे चलाते जा रहे हैं, जिसमें अगला नाम आता है एल्फिंस्टन। अब इसमें मैं कुछ, क्योंकि विदेशी ताकतें हैं, मैं विदेशी नाम बीच में आएंगे, कुछ इनसे वाकिफ़ होंगे, कुछ नहीं। पर एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे में है, आपने सुना होगा। एल्फिंस्टन के बारे में लिखा जाता है कि उसने कॉलेज खोली और भारतीयों के लिए भी उसमें अनुमति दे दी पढ़ने की, मतलब जैसे कोई बहुत बड़ी बात करी हो। पर आपसे छुपाया क्या जाता है इस छोटे से लेख में कि भारतीयों के दिमाग को जकड़ने के लिए ये कॉलेज शुरू हुआ है। एल्फिंस्टन ने बोला था कि अगर ये योजना हमारे लिए रोम में काम कर चुकी है, रोम सब जानते हैं, रोमन साम्राज्य नाम सुना होगा। मेरी आवाज़ ज़्यादा गूंज तो नहीं रही है पीछे, सुनाई साफ दे रहा है? ठीक है। रोमन साम्राज्य में अगर हमारी ये योजना काम कर गई तो यहाँ भी करेगी। विदेश में जितनी पुरानी भारत को छोड़ के सभ्यताएं हैं, सबको नष्ट किया जा चुका है या नष्ट हो चुकी हैं। भारत अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए भारत ज़्यादा टारगेट है। आज पूरा जोर भारत पर है। और ये किस तरीके से किया जाता है, कौन कर रहे हैं, इसको समझने के लिए ही हम यहाँ पे आज इकट्ठे हैं। एल्फिंस्टन ने तो ये बोला, और इसमें छुपी हुई तो क्या मतलब, जो मुख्य बात है, और यहाँ से मैं थोड़ा विषय से हट रहा हूँ पर यह आवश्यक है, आगे जुड़ जाएगा। रोम में भी भारत जैसा बहुदेवतावाद था। वो कई अलग अलग देवताओं को पूजते थे, उनकी संस्कृति प्रकृति से जुड़ी हुई थी। और हमारे लिए काम करी ये योजना, ये हमारे या हम कौन है? ईसाई। रोम में ईसाई धर्म स्थापित हो गया और वहाँ की संस्कृति का उन्होंने नाश कर दिया। और उसके बाद में एक बार तो क्या हुआ कि रोमन साम्राज्य उठा और वो फैला पूरे यूरोप में। रोम साम्राज्य का कब्जा हो गया। और ये कहाँ तक पहुँचे ये जानना ज़रूरी है।
इज़राइल में जो जेरूसलम है वहाँ तक पहुँच गए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, पहुँचे तो वो कई जगह हैं। अब वहाँ पहुँच के उन्होंने जेरूसलम पे कब्ज़ा किया और टेम्पल ऑफ सोलोमन, वो सोलोमन एक राजा था उन लोगों का, जिसको ये दुनिया का सबसे बुद्धिमान राजा बताते हैं। सच है या नहीं ज़रूरी नहीं है, पर वो हमेशा अपने आप को ऊंचा बताने के फेर में रहते हैं। सोलोमन का उसने टेम्पल जो बहुत बहुत पैसों से, उसमें सोना चांदी बहुत मात्रा में लगा हुआ था, उसको उन्होंने नाश कर दिया। अब ये इसको वापस छुड़ाने के लिए कहते हैं, और ये ज़रूरी है कि ये यहूदियों ने इस्लाम को खड़ा किया है। उनको ऐसी कोई ताकत चाहिए थी जो तलवार के ज़ोर पर ईसाइयों को वहाँ से खदेड़ दे, और ऐसी ताकत उन्होंने खड़ी कर ली। सो ये पूरी जो इस्लाम के पीछे की फ़िलॉसफी है या जो दर्शन है, वो केवल इस मारकाट से जुड़ा हुआ है, और वो बाद में इनके हाथ से निकल गया। आज इस्लाम अपने आप में एक शक्ति है और यहूदियों का दुश्मन भी है, ठीक है। और दुनिया में जो कुछ हो रहा है, जितनी जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, वो इसी चीज़ से जुड़ी हुई है। इस्लाम ने जेरूसलम पे कब्ज़ा किया, ईसाइयों को भगाया, पर वो उस टेम्पल ऑफ सोलोमन जो था, सोलोमन का जो मंदिर जहाँ बना हुआ था, उसकी जगह आज तक अल अक्सा मस्जिद खड़ी कर दी। अब ये अल अक्सा मस्जिद इसलिए ज़रूरी है कि जब तक वो मस्जिद टूटे नहीं और वहाँ फिर से सोलोमन का मंदिर बने नहीं, तब तक यहूदियों का मसीहा वापस नहीं आएगा। और जब मसीहा आ जाएगा तो वो दुनिया पर उनका राज हो जाएगा, ऐसी उनकी मान्यता है। और इसी उद्देश्य से यहूदी ये काम कर रहे हैं, जिसमें भारतीयों की बौद्धिक दासता, उनको बौद्धिक दास बनाना शामिल है। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। यहाँ पाठ ये पढ़ाया जाता है कि विदेश से जो भी आता है उससे भारत को लाभ मिला है और भारत ने प्रगति करी है। ये झूठ है। चोरी सारी सब ज्ञान की यहाँ से उन लोगों ने करी है और ठप्पा अपना लगा के वो बेचते हैं। छोटी सी चीज़ है, अब इसका आगे पीछे मुझे तारीखें तो नहीं पता, पर अपने बाबा रामदेव हैं योग गुरु, जो उन्होंने ये प्राणायाम पे तो जोर देते ही हैं। उन्होंने बोला कि जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ कैंसर नहीं रह सकता। तो अब इस चीज़ पे यहाँ कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं, न लोग जानते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा, मतलब इसका प्रचार नहीं है। पर अमेरिका में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है, जो कैंसर का नंबर 1 हॉस्पिटल है, उसके साथ जुड़ा हुआ। उन्होंने बाबा रामदेव को वहाँ निमंत्रण पर बुलाया है, उनके भाषण सुने हैं, और कुछ सालों बाद, ये आगे पीछे का मुझे नहीं पता है तारीख, पर एक व्यक्ति को इस बात का नोबेल प्राइज़ मिला है कि कैंसर का इलाज ऑक्सीजन से हो सकता है। बाबा, हाँ, पर ताली बजाने की बात इसलिए नहीं है कि बाबा रामदेव को इसका श्रेय नहीं दे रहे। वो चोरी हमारे ज्ञान की करके श्रेय वो लेते हैं, नोबेल प्राइज़ उनको मिलता है। और ये तमाशा है जो उन्होंने पूरा ढांचा हमारे सामने खड़ा कर रखा है। राइट। सो इस कहानी में मुख्य बात ये थी कि ईसाई धर्म फैला और उसके खिलाफ यहूदियों ने इस्लाम खड़ा किया, जो आज सबको परेशान कर रहा है। ठीक है, ये दो चीज़ें इस कहानी में मुख्य थी। एल्फिंस्टन के साथ ये कहानी ख़त्म नहीं हो जाती है उसके बाद, और ये सारे भारत के गवर्नर जनरल रह चुके हैं। उनके बाद नाम आता है कनिंगम का। कनिंगम ने 1758 में ये बात कही थी कि ये जो हमें इनको गुलाम बनाना है,
इसके पीछे उद्देश्य है कि हम इनको विभाजित करें। नंबर एक, जो आज भी चल रहा है, और ये अभी सुबह जो भाषण हो रहा था विकास जी का, उसमें उन्होंने कहा था आसुरी शक्तियां हैं वो तोड़ती हैं और जो दैविक शक्तियां हैं वो जोड़ती हैं। हमारा समाज है सबको साथ लेके चलने वाला, और इसमें विघटन, आज जो ये बात अभी उठी थी कि हम जातियों में बटे हुए हैं, शायद भजन में हम जातियों में बटे हुए हैं, आज ये हो रहा है वो, और भाषाओं में या अपने क्षेत्रों के हिसाब से अपने आप को अलग मानने लगे हैं। पर ये विभाजन, ये सब विदेशी ताकतों की वजह से है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कुंभ मेले में जब इकट्ठे होते हैं, भारत के हर कोने से लोग आते हैं, हर जात के लोग आते हैं, कोई कुछ नहीं होता, किसी को कोई समस्या नहीं है, और जैसे ही चुनाव आते हैं वहाँ विघटन साफ दिखता है। ठीक है, फिर से शुरू करता हूँ। कनिंगम पे था, जिसका पहला बिंदु था कि इनको विभाजित करना है। उसका दूसरा शब्द था कि इन लोगों में हमारी सभ्यता यानी पश्चिमी सभ्यता के प्रति, अंग्रेजी का शब्द है AWE, ओ बोलते हैं उसको, ओ पैदा किया जाए। अब ओ में क्या है, अपने यहाँ ज़्यादा अगर होता है तो आदर होता है, किसी के प्रति आदर होता है, और उस आदर भाव से हम उसका क्या बोलें कि उसको हम बड़ा मानते हैं। ठीक है, उनके यहाँ पे है कि डर के साथ में, भय के साथ में वो आदमी हमारा आदर करे। ये हमें इन लोगों में डालना है, और गलती से इस चीज़ को अपने कई लोग सीख गए हैं। एक बार मुझे कोई स्कूल में लेना चाहते थे कि आप हमारे स्कूल को संभालो, और उनकी मांग क्या थी कि आपका टेरर वहाँ दिखना चाहिए। राइट, स्कूल में टेरर की जगह कहाँ है मेरे समझ में नहीं आता। और मैंने उनको बोला कि नहीं, मेरा अलग तरीका है, मैं नियंत्रण कर सकता हूँ, पर ऐसे लोगों को डरा के नहीं। तो उस पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, खैर। पर ये चीज़ें हमने अंग्रेज़ों से सीखी है, और कहीं ना कहीं बिना जाने हमारे दिमाग पे उनकी शिक्षा का असर अपने आप होता रहता है, और इससे हमें अपने आप को बचाना आवश्यक है। पर हम जब बचा पाएंगे तब हम ये जाने, या तब बचा पाएंगे जब हम ये जाने कि हमारी शिक्षा है क्या, हमारा विचार है क्या। ठीक है, पर क्योंकि हमें उनसे भी लड़ना है तो दोनों चीज़ें आवश्यक हैं कि हम उनके बारे में भी जानें और अपने बारे में भी जानें। तो हमें दुगनी मेहनत करनी है, कम मेहनत करके काम चलेगा नहीं। और इस समय जो क्षत्रियता है, अब ये मांग धीरे धीरे उठने लगी है, हमको बौद्धिक क्षत्रिय चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये लड़ाई बौद्धिक स्तर पे उन्होंने खड़ी कर दी। आज हथियारों से कोई नहीं लड़ रहे हैं, पर चुपचाप आपको ख़त्म करे जा रहे हैं। कनिंगम की ये तीनों जो बिंदु हैं, इन्हीं से इनकी पॉलिसी बनी है, नीति बनी है, जो आज तक शिक्षा में चली आ रही है। और या तो हमें इतनी आदत पड़ गई कि हमें पता ही नहीं चलता हो क्या रहा है, और असल में नहीं चलता। अधिकतर लोगों को बिल्कुल इसका आभास नहीं है कि हमें नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो चुपचाप जो लड़ाई चलती है, उनके माध्यम आपके पाठ्य सामग्री में है, साहित्य में है, आपके दिमाग पे असर डालने के लिए। मैं जब स्कूल में था तो हमें कार्टून दिखाए जाते थे, पर उन कार्टून के माध्यम से भी बहुत अलग असर पड़ता है। वो है सारा मजाक का, देखने में खूब अच्छा लगता है, पर जो उसमें से प्रेम संबंधों के या अश्लीलता के छोटे मोटी जो चीज़ें होती हैं, वो बीच में परोसी जाती हैं और उनका दिमाग पे असर पड़ता है। और आजकल ये चीज़ वीडियो गेम्स के माध्यम से आ रही है। यहाँ पे आज मुझे मिले थे या कल मिले थे, भिवानी से कोई आए हुए हैं, जिन्होंने ये बिंदु मुझे बताया कि वीडियो गेम्स में हथियार, महंगी कार और साथ में लड़कियाँ, और फिर कोई उनको उद्देश्य मतलब दिया जाता है, वो नहीं मिलता तो वो आतंकी बन जाता है। तो इस तरह का पूरा
एक छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं वीडियो गेम्स, तो ये बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि असल में हमारे सामने क्या चीज़ें परोसी जा रही हैं और उनके पीछे क्या उद्देश्य है। ये बिंदु पहले ही आ चुका है कि ये आसुरी ताकतें हैं जो तोड़ती हैं, पर इसका एक विपरीत पक्ष मैं बताऊं कि हमें ये किन गलत चीज़ों से जोड़ती है। अब अष्टावक्र गीता में जो जनक महाराज को जो शिक्षा दे रहे थे, क्या बोलूं, गुरुजी अष्टावक्र जिनका नाम था, उन्होंने मन की परिभाषा दी है और मन के 4 हिस्से हैं। मन में भय है, ये सबके होता है। मन में इच्छाएं हैं, मन में मोह है, और आखिरी बिंदु है कामुकता। ये चारों के चारों ये मन में होती हैं। मन की परिभाषा क्या है? जहाँ 24 घंटे विचार चलते हैं, ठीक है। अब ये आसुरी शक्तियाँ, हमारे यहाँ तो बोला जाता है कि मन को नियंत्रित करो। मन को नियंत्रित करोगे तो आप आत्मा से जुड़ोगे, ठीक है। आत्मा के गुण अलग हैं जो वांछित हैं, क्योंकि वो परमात्मा के गुण हैं। जो मन के गुण हैं उसमें आपको ये भय से जोड़ते हैं, आपको मोह पैदा ये करते हैं, ठीक है। पर मोह हमें होना चाहिए अपने राष्ट्र से, अपने ज्ञान से, वो नहीं। ये अलग किस्म का आपको मोह देते हैं। असल में ये वाला मोह ये तोड़ना चाहते हैं। अच्छा, आपकी इच्छाओं को बढ़ावा देते हैं, विज्ञापन के माध्यम से हो। बच्चों के लिए अलग से विज्ञापन होते हैं, उसी उम्र से वो मांगने लग जाते हैं, उनकी इच्छाएं ज़्यादा जगने लग जाती हैं। सो कहीं भी ऐसा नहीं है कि वो आपके मन को नियंत्रित करने का संदेश देते हों। वो बोलते हैं कि मन को बिना लगाम चलने दो। और ये फ़र्क है सभ्यताओं का। वो मन के स्तर पे अटके हुए हैं, वो आत्मा के स्तर पे कुछ नहीं सोचते, ठीक है। और ये आत्मा परमात्मा वाला जो काम है, वो उन्हीं के जो स्कॉलर हैं, जिनके मैं आगे नाम लूँगा, वो इसको गायब करते हैं कि कोई ईश्वर नहीं है, कोई इस तरह का जो चीज़ें हैं। अच्छा, अब इनके जो साइको एनालिस्ट थे, जिन्होंने मन की पढ़ाई करी, जिन्होंने साइकोलॉजी का विषय शुरू किया, उसको फादर ऑफ साइकोलॉजी बोलते हैं, सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड जर्मन था। अब उसकी परिभाषा में क्या होता है कि आदमी का ये पूरा जो शीश है, इसमें इद होता है, आईडी यानी आपकी पहचान, फिर ईगो होता है यानी आपका मन या अहम बोलूँ ज़्यादा, मन नहीं, और तीसरा हिस्सा है सुपर ईगो। सुपर ईगो है समाज का जो विचार या जो शिक्षा आपके दिमाग में प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। तो इनके सबसे ऊपर कौन हुआ? समाज ने जो आपको परिभाषाएं दी हैं वो। अपने यहाँ क्या है, मन को नियंत्रित करके हम ऊपर जा रहे हैं आत्मा की तरफ, यानी परमात्मा की तरफ, ठीक है। ये बड़ा फ़र्क है। और यही शिक्षा के माध्यम से आपको इस तरह का विचार दिया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब पाश्चात्य दिमाग लेके घूमते हैं, यहाँ का दिमाग कम है, ठीक है। सो इसकी तरफ ध्यान देना आवश्यक है बच्चों की शिक्षा में, ठीक। सो कुल मिला के हमारे दिमाग पर ये कब्ज़ा कर रहे हैं। इस समय ये भी हो रहा है, कोई अगर बोले कि फ़लाना वेद पढ़ लो या ये पढ़ लो, तो बच्चों का ये सवाल है कि जो हमें जानना है हमको गूगल से मिल जाता है, क्यों फालतू पढ़े हम, है कि नहीं? ये सबका रिएक्शन कि भाई जब हमको गूगल से मिल रहा है तो क्यों फालतू इसमें हम दिमाग लगाएंगे। पर एक चीज़ है कि गूगल आपको सब नहीं बताता है। गूगल वही चीज़ें बताता है जो उनकी नीति में मेल खाती है चीज़ें, जिससे आपको नुकसान हो सके इस तरह की चीज़ें ज़्यादा है। जो हमारे फ़ायदे की हैं कई मिल जाती हैं, क्योंकि ये मीडिया जो है थोड़ा खुला है, अभी सब इसका लाभ ले रहे हैं। दक्षिण से कोई हैं के सुरेश, जो अपने घन पाठी मंत्र, जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था, इस तरह के मंत्र भी अब सामने आने लगे हैं। तो इसका हम लाभ जो ले सकें वो हमें लेना चाहिए, पर गूगल हमें इस दिशा में नहीं ले जाता। पर बच्चों के लिए क्या हो गया है कि जो हमारे ऋषि थे
वो अभी ज्ञान के अधिकारी नहीं रहे और गूगल एक ऋषि के रूप में खड़ा हो गया आप सामने कि जो हमें चाहिए मार्गदर्शन हमें गूगल दे देगा। ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। कंप्यूटर में दिमाग नहीं होता, ये सब जानते हैं, पर कंप्यूटर में एल्गोरिथम जोड़े जाते हैं, उस एल्गोरिथम के मार्फत वो आपको सामने चीज़ें निकाल के लाता है। जैसा एल्गोरिथम है वैसा आपको रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। तो अभी ये एल्गोरिथम ज़्यादा हावी हो गए हैं, पर इन्हीं के माध्यम से पश्चिमी जगत अब उसमें दिमाग डालने की कोशिश कर रहा है, जिसको वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलता है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये एक तरह का जैसा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, उसमें कुछ देश ताकतवर बन गए थे, उन्होंने दूसरे देशों पे कब्जा किया था। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक तरह का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फिर से खड़ा हो रहा है। उसका सीधा सीधा असर यहाँ दिखेगा कि नौकरियाँ ये कंप्यूटर खा जाएंगे और वामपंथी जो है वो हल्ला मचाएंगे कि सरकार हमको नौकरी नहीं दे पाती। उनका काम ही है कि अराजकता फैले और ये अराजकता फैलने का एक कारण बनेगा। तो आगे की किस तरह की दुनिया होएगी, किस तरह की समस्या आएंगी, उनके प्रति अगर हम सजग हैं तो हम इनका इलाज भी ढूंढना शुरू कर देंगे। अब ये जो कर रहे हैं ये कौन लोग हैं और इनके तरीके क्या हैं, ये जानना ज़रूरी है। इस समय मैं मानता हूँ 3 ताकतें हैं जो तीनों की तीनों पूरे विश्व पर अपना नियंत्रण करना चाह रही हैं। इस्लाम सब जानते हैं, इस्लाम का मकसद है कि पूरी दुनिया पे इस्लाम फैले और हमारा झंडा फहराए। दूसरी ताकत है कम्युनिज़्म, ठीक है। अब कम्युनिस्ट है वो भी अभी चीन के मार्फत फैल रहे हैं। लोग आपको ये बताना चाहते हैं कि कम्युनिज़्म तो ख़त्म हो गया, रूस में से निकल गया, खाली क्यूबा में बचा है, यहाँ बचा है, कोरिया में बचा है, उत्तरी कोरिया में, पर ये उसका इलाज अब अलग तरीके से इसका प्रचार कर रहे हैं, उस पर हमें ध्यान देना ज़रूरी है। इन दोनों ताकतों के पीछे इनको खड़े करने वाले इस्लाम, मैंने आपको बताया था कि जेरूसलम पे जब ईसाइयों ने कब्ज़ा किया तो यहूदियों ने इस्लाम को खड़ा किया था। कम्युनिज़्म को किसने खड़ा किया? कम्युनिज़्म में नाम कार्ल मार्क्स का सभी जानते हैं, यहूदी था। कार्ल मार्क्स से पहले हेगेल था, यहूदी था। तो ये वाली जो दर्शन जो दिया है ये भी यहूदियों ने ही दिया है। सो यहूदी आपको कहीं नहीं दिखेगा सामने, पर वो सबसे बड़ा खतरा मुझे लगता है। विडंबना ये है कि आज के समय में इज़राइल हमारा बहुत अच्छा मित्र है, ठीक है पर इस पे विश्वास करें या नहीं करें, होना ये चाहिए कि जो हमें लाभ लेना है इज़राइल से हम लें, ठीक है, पर हमारे जो उसमें लाभ की चीज़ें हैं या हमारा जिसमें कल्याण होता हो उसकी हम सुरक्षा करके रखें। हम ऐसे नहीं है कि बस इज़राइल ने ये कर दिया तो चलो ठीक है, सब ठीक है। ये वाली जो चीज़ है कि विदेश जो आ गया या बीबीसी ने कह दिया तो ये बिल्कुल सही बात है, ये सारा का सारा बहकावा है एक तरीके से। हमें अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको बचा के रखना आवश्यक है। तो ये हेगेल जो था, इसने आपको एक बड़ा इसने शुरुआत करी थी, रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ द मासेस, यानी रिलीजन, इसको धर्म ट्रांसलेट मत करना, रिलीजन धर्म नहीं होता है या धर्म रिलीजन नहीं होता है, ठीक है, इसमें बहुत परिभाषा में फ़र्क है। तो हम जब भी काम लें हम सीधे सीधे क्या बोले अनुवाद नहीं करें। जैसे हम सोल को आत्मा कर देते हैं, पर आत्मा तो सब में है, सोल जानवरों में नहीं होता, ईसाइयों के उसमें सोल जानवरों में नहीं होता। तो हम अगर आत्मा के लिए सोल बोल देते हैं तो उनको अपनी परिभाषा समझ में आएगी। इसलिए ज़रूरी है कि इन अंग्रेज़ों को हमारी परिभाषाएं हम सिखाना शुरू करें कि नहीं, हमारा
मतलब नहीं, ये मतलब नहीं है जो तुम समझते हो, और उसके लिए आवश्यक है कि हमें वो पता हो कि वो क्या समझते हैं, उनकी शिक्षा का भी हमें जानकारी होनी चाहिए। ये उसका अनुवाद ये है कि रिलीजन जो है वो एक अफीम की गोली है। आदमी इसको चख लेता है तो वो नशे में रहता है और फिर उसके लिए वो कुछ भी कर देता है। ठीक है, अब इस वाक्य को मैं फिर से बाद में काम लूँगा। इसके बाद जो मार्क्स आया था उसने भगवान को ही गायब कर दिया, और कम्युनिस्ट जो होते हैं वो ईश्वर में नहीं मानते। ठीक है, ओके। पर इन दोनों में एक रिश्ता है, ये दोनों एक ही गुट के खड़े किए हुए दो अलग अलग दर्शन हैं। और तीसरी जो ताकत है वो खुद यहूदी है, और वो उनके कॉरपोरेट हाउसेस हैं, वो उनकी बैंकें हैं जिनके माध्यम से वो दुनिया भर पे कब्जा करते हैं। एक लिस्ट निकलती है फॉर्च्यून 500, जिसमें दुनिया के सबसे 500 धनी व्यक्तियों की एक लिस्ट निकलती है, सूची निकलती है। जो यहूदियों में से जो धनी लोग हैं वो इन सब धनियों के ऊपर है और उनका नाम नहीं होता लिस्ट में। ठीक है, तो पश्चिमी जगत से हर चीज़ सच आती हो इस पे विश्वास मत करना। ठीक है, और उनमें से एक नाम है रॉथस्चाइल्ड, सुना होगा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक था वो परिवार रॉथस्चाइल्ड परिवार था। आज वो सोने का व्यापार, सोने के दाम सब उसके हाथ में है, वो परिवार कंट्रोल करता है। कुल मिला के कैसे भी हो, आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से, किसी भी रूप से हो, उनका काम है आपको नियंत्रण में रखना। और नियंत्रण कैसे किया जाता है, इन्होंने एक फ्रैंकफर्ट स्कूल के नाम से जानी जाती है। जर्मनी में फ्रैंकफर्ट नाम की एक जगह है, वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज इन्होंने शुरू किया था, और उसमें इस पावर और कंट्रोल की इन्होंने पूरी पढ़ाई करके इन सब को क्रियान्वित अभी कर रखा है। अब इसी कंट्रोल में एक चीज़ आता है कि मान्यता देने वाले वो बन गए हैं, वैदिक विज्ञान को मान्यता नहीं है। ठीक है, पर उनको ये अधिकार किसने दे दिया? उन्होंने तो अपने आप के चलो ले लिया, हम उनको ये अधिकार दे के बैठे हैं। हमें दोनों चीज़ लड़ाई लड़ने के हिसाब से हमें ये होना चाहिए कि हम मान्यता तो लेके रहेंगे, उसके लिए पूरा प्रयास रहे, पर ये अगर हम बोलने लग जाएं कि हमें तुम्हारी मान्यता नहीं चाहिए, तो आपका विरोधाभास वो दुनिया के सामने प्रचार के रूप में काम लेंगे। तो जो भी करना हो चुपचाप अपने प्रयास में जैसे भी हो सकता है करे जाएं, पर योजना आवश्यक है और लंबी सोच आवश्यक है। ये 100 साल आगे की सोच के करते हैं, जो आपको रूस में ये कहीं आपको लिखा नहीं मिलेगा। रूस की क्रांति में कोई गरीब आदमी ने किसी राजा को नहीं फेंका, कोई उसमें किसान शामिल नहीं था, बुर्जुआ प्रोलिटेरिएट का ये नाम लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। एक गोरकी नाम का रूसी आदमी बैठा था न्यूयॉर्क में, जिसको रूस से निकाल दिया गया था, वो भी यहूदी था। उसको $20 मिलियन एक मिलफर्ड नाम के आदमी ने दिए थे कि तुम किताबें लिखो और रूस में जाके तुम्हें राज परिवार को ख़त्म करना है। रूस में कम्युनिज़्म जो लाया गया है वो यहूदियों की क्रांति थी, ना कि किसी गरीब किसान की। यहाँ पे कम्युनिस्ट या दुनिया भर के कम्युनिस्ट थकते नहीं हैं ये बताने में कि ये राजा थे और इनके जनता का खून चूसते थे, और ऐसा उदाहरण कहीं नहीं है दुनिया में। और ये ज़रूर है कि पश्चिमी जगत में कल्याणकारी या सबका कल्याण चाहने वाला राजा इक्का दुक्का मिलेगा, जिस पे आपको किताब लिखी मिल जाएगी। उनके वो नाम गिनाते हैं, उन पे किताबें लिखते हैं। ठीक है, अपना ये रिवाज नहीं था, पर वो वहाँ की कहानियाँ यहाँ थोप थोप कर सबका दिमाग वो ख़राब कर रहे हैं, और जहाँ वो दरार पैदा कर सके समाज में वो कर रहे हैं। ये उनका काम है। जो लेफ्टिस्ट है, जो वामपंथी हैं, ये कम्युनिज़्म की एक शाखा है, ये भी यहूदी इसको कंट्रोल करते हैं।
अभी की अराजकता आपको टूल किट, ग्रेटा थुनबर्ग नाम सुना होगा, छोटी सी लड़की, अब तो खैर बड़ी हो गई, 14 साल की थी जब उसने शुरू किया था। वो ओटिज़म की शिकार थी। ओटिज़म एक बीमारी है जिसमें आप अपने कर्म इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाते। तो ऐसी वो लड़की थी जो इस तरह के भाषण देने लगी और उसको दुनिया के सामने लाके इन्हीं ग्रुप्स ने खड़ा किया। तो किसी कनाडा में एक महिला ने उसको एक पत्र लिखा जो अखबार में छपा था कनाडा के। उसने लिखा था कि ग्रेटा, मैं बहुत प्रभावित हूँ तुमसे और तुम अपना काम जारी रखो, पर मिलीनियर मार्क्सिस्ट से मतलब सचेत रहना। मिलीनियर मार्क्सिस्ट का क्या मतलब हुआ कि ये हैं तो खूब पैसे वाले, पर हैं सारे मार्क्सिस्ट विचारधारा को करने वाले, और उन्हीं लोगों ने इसको खड़ा किया है, ग्रेटा थुनबर्ग को। फंडिंग इसकी 3 उसने नाम भी लिखे हुए हैं उसमें, बड़े बड़े हैं जो पैसे वाले हैं जिन्होंने ग्रेटा थुनबर्ग को ऐसा करके आगे ये लेके आए हैं। पर एक यहाँ पे जो हम सुनते हैं कि साम्यवाद में सब बराबर होते हैं, ठीक है, और जितने रईस होते हैं उनको भी नीचे ला के अपने बराबर कर दो, तो वहाँ ऐसा नहीं है। वो मार्क्सिस्ट भी हैं और पैसे वाले हैं, और वो अपने पैसों के बल पे बहुत गड़बड़ियाँ फैला रहे हैं, ठीक है। यहाँ इस्लाम भी अराजकता फैलाता है, और ये कम्युनिस्ट की जो शाखा है वामपंथी, वो भी यहाँ पे अराजकता फैलाते हैं। और जो आर्थिक स्वरूप था मार्क्सिज्म का वो उन्होंने बदल दिया है, क्योंकि वो फेल हो गया, रूस में नहीं चला, वहाँ नहीं चला, तो वहाँ से निकल गया। पर इसने अब रूप ले लिया है सांस्कृतिक मार्क्सिज्म का, ठीक है। और संस्कृति में सब बराबर हो जाओ, हमारी जैसी संस्कृति है वैसे सब हो जाओ, ये इसमें अभी लगे हुए हैं। इसलिए भारत जैसी बहुत समृद्ध जो संस्कृति है उसको इन्होंने टारगेट बना रखा है कि इनको भी हमारे जैसा बनाना है। ये अपना रूप बदल देते हैं, साथ में ये अपने हीरो बदल देते हैं। इन्होंने हमारे सामने एक हीरो खड़ा किया था, अमर्त्य सेन, नाम सुना, नोबेल प्राइज़ अर्थशास्त्र में, ठीक है। अमर्त्य सेन की तीसरी शादी रॉथस्चाइल्ड परिवार में हो रखी है, उसके बाद में उसको ये नोबेल प्राइज़ मिला है। अमर्त्य सेन के माध्यम से ये भारत में ये मनरेगा वाला प्रोग्राम लेके आए, जिससे हमारी खेती को अब नुकसान दिखने लगा है। खेती अब हमारे लिए महंगी हो गई है। ये असल में जो भी सुधार के नाम पे कुछ लाते हैं उसके पीछे उद्देश्य कुछ न कुछ बिगाड़ा करने का होता है। तो जब अमर्त्य सेन की आलोचना होने लगी तो इन्होंने हीरो बदल दिया। अब नया हीरो कौन है? अभिजीत बैनर्जी। अभिजीत बैनर्जी को भी अर्थव्यवस्था में मिला है, अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है, और उसकी जो थ्योरी है उसके आधार पे अभी कांग्रेस में प्रचार चला था, अब होगा न्याय। और वो न्याय क्या था कि हर महीने हर व्यक्ति को 6,000 रुपये मिल जाएंगे किसानों को, ठीक है। न्याय, और जो हम सोचते हैं उस न्याय से कहीं नहीं जुड़ा हुआ था, ये उसको 6,000 रुपये हर महीने दे दिया जाएगा, जो हमारे लिए एक पूरे समय के लिए, अब जैसे कोई भी एक नीति आप लगा दो जिससे लोगों का स्वार्थ मतलब पूरा होता है, स्वार्थ पूर्ति होती है, उस चीज़ को फिर बदलना या निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो अब अगर आप ये काम कर लेते हो तो ये आगे तक चलेगा। पश्चिमी जगत में सोशल सिक्योरिटी के नाम पे होता है, जिसकी नौकरी नहीं लगी है सरकार उसको पैसा देती है, वहाँ सोशल सिक्योरिटी है। पर सोशल सिक्योरिटी इस समय उनके लिए बोझ बनने लग गई है। अमेरिका में ये भी इन्हीं यहूदियों की क्या बोलूं नीति से वहाँ परिवारों का विघटन हो चुका है, और जितने विघटित परिवार हैं वहाँ पे आपको क्राइम मिलेगा, वहीं पे आपको मतलब बिना नौकरी वाले लोग मिलेंगे, वहाँ पे आत्महत्याएं मिलेंगी, ये सारी समस्याएं हैं, और इन सबको सोशल सिक्योरिटी के तहत उनको कवर करना पड़ता है।
तो उन्हीं की बनाई हुई नीति से अमेरिका में आज बहुत बड़ा खर्चा सोशल सिक्योरिटी पे जा रहा है, वो उनके लिए बोझ बनता जा रहा है। ऐसी की ऐसी चीज़ वो भारत में करना चाहते हैं, ठीक है। और इस समय महिलाओं को टारगेट किया हुआ है, जहां वो महिला और पुरुष में लड़ाई खड़ी कर सके वो करेंगे। ये वामपंथियों का काम है, जहां द्वंद्व खड़ा कर सके वो करेंगे। तो वो भले ही जातियों के बीच में हो, वो क्षेत्रों के बीच में हो, भाषा के आधार पे हो, ये छोटी सी चीज़ है। पुरुष और नारी में भी लड़ाई खड़ी कर दो ताकि परिवार विघटित हों। भारतीय संस्कृति महिलाओं द्वारा अभी तक चलाई जाती रही है, ये उनको समझ में आ गया है, तो अब टारगेट वो महिलाओं को करेंगे। और ये आपको सीरियल के माध्यम से, टेलीविज़न पे एकता कपूर की जो कहानी आती है वो अमेरिका से आती है, हमको नहीं पता होता हो क्या रहा दुनिया में। अब रहा कंट्रोल करते कैसे हैं कि, या उस कहानी में एक और चीज़ मैं देखता हूँ कि अमर्त्य सेन की पत्नी विदेशी है और अभिजीत बनर्जी की पत्नी भी फ्रांस की है। ये भारतीय संस्कृति से कटेंगे, इनके परिवार इनसे आगे अब भारतीय संस्कृति के साथ ये नहीं है, ठीक है। और पुरस्कार किसको मिलेगा? जो भारतीय संस्कृति से कट जाएगा उसको वो लोग पुरस्कृत करेंगे। ये उनका तरीका है आपको अपनी तरफ खींचने का। इन चीज़ों से सावधान रहें। ओके, अब आता है सबसे बड़ी समस्या यहाँ की, जो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है। यूनान में कितना पहले सुकरात ने बोला था कि तुम लोग सिर गिनते हो, सिर के अंदर क्या है वो नहीं गिनते हो। यू डोंट काउंट व्हाट्स इनसाइड द हेड, राइट। ये डेमोक्रेसी अच्छा सिस्टम नहीं है। और वो एरिस्टोटल, बीच में प्लेटो आया था, एरिस्टोटल के आते आते वो सिस्टम ख़त्म कर दिया गया वहाँ था। उस सिस्टम को ये जानते हैं कि ये अच्छा सिस्टम नहीं है, फिर भी जब इन्होंने 1945 के बाद सभी देशों को आज़ाद करना शुरू किया, स्वतंत्रता दी, तो एक शर्त सब जगह लगी थी कि यहाँ पे डेमोक्रेसी होगी, ठीक है। डेमोक्रेसी के स्तंभ क्या है? मैं अंग्रेजी में नाम ज़्यादा मुझे पता है इसलिए, लेजिस्लेटिव, जो हमारे कानूनी व्यवस्था या हमारे जो नियम बनाते हैं, ये वो लोग बनाते हैं। जैसे अपनी विधानसभा, जो हमारी विधान नीति को तैयार करते हैं, या विधि विधान जो बनाते हैं, उनको तो हम वोट देकर वहाँ भेजते हैं। तो हालांकि हमारा पूरा कंट्रोल तो नहीं है, बट हम कह सकते हैं कि हमने इसको वहाँ भेजा है, ठीक है। इस एक स्तंभ पे अपना नियंत्रण थोड़ा बहुत है। पर एग्जीक्यूटिव जो कार्यवाही करते हैं, जैसे कलेक्टर एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, ये वाला तबका, ये अपनी मेहनत पे पहुंचते हैं, परीक्षा दे के और पहुंचते हैं। यहाँ मैं फिर से उस हेगल को याद करता हूँ। यहाँ पे वामपंथियों का नियंत्रण कैसे है कि एक बहुत ही जिसको बोलूँ बहुत चहेता एक सवाल आईएएस की परीक्षाओं में हमेशा आता रहा है, हेगल का ये कोटेशन, रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ मासेस। अब इस पे अपना विचार लिखो, और आप जो विचार लिखोगे उसके आधार पे वो देख लेंगे कि ये कम्युनिस्ट जैसा है या नहीं है, राइट। तो ये आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हमारे जो ये ब्यूरोक्रेसी हम जिसको बोलते हैं, आईएएस वगैरह, इन सब में ये वामपंथ भरा हुआ है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में वामपंथ भरा हुआ है। उनको हमारे संस्कृति से जुड़े जो इमारतें हैं उनको वो संरक्षण नहीं देते, पर जो मुसलमानों से जुड़े हैं, वो लोधी गार्डन हो या कुछ भी हो, वहाँ बगीचे के फंवारे तक आपको तैयार मिलेंगे, लॉन तैयार मिलेगी। यहाँ का अगर पुराना मंदिर है तो वो उस पर एक गार्ड, चौकीदार खड़ा कर देंगे कि ठीक है तुम ध्यान रखना। इस हद तक वामपंथ इस ब्यूरोक्रेसी में घुसा हुआ है। अगली है जुडिशियरी, जो ये आपके न्याय वाला जजेस जो होते हैं, और ये सब जजेस भी आप देखेंगे कि ये उनके कंट्रोल में काम करते हैं।
जिन कानूनों को शायद अगर कोई भारतीय हो और भारतीय शैली से सोचे तो वो ऐसे कानून नहीं पास करेगा, पर ये बाहर वाले संस्कृति से जुड़े कानून, लिव इन रिलेशनशिप एक उदाहरण है, ये वो देते हैं, ये इनके मार्फत होते हैं। अभी जैसे ये कौन है, रवि, क्या नाम था, दिव्या रवि ग्रेटा वाले, उसी में टूल किट में वो शामिल थी, कोई सबूत नहीं मिला, छोड़ दो इसको, ठीक है, ये जुडिशरी का काम है। अब जुडिशरी के खिलाफ ये सरकार वाले भी नहीं बोल सकते। इसमें नियंत्रण किसका है? विदेशों का, राइट। जुडिशरी का एक और पहलू दिखता है, ये जब भी कोई किसी भी कानून में बनाते हैं, जैसे सड़कों पे जो ठेले वाले हैं इनके लिए किस तरह का कानून होना चाहिए, ठेला सड़क पे लगने दें नहीं लगने दें, तो ये अपना दिमाग नहीं लगाते, ये पूछते हैं एनजीओ से। एनजीओ की फंडिंग कहाँ से आती है? विदेशों से, और उसके साथ जुड़ी हुई नीतियाँ कि तुम इस दिशा में काम करोगे तो तुम्हें पैसा मिलेगा, इस दिशा में काम नहीं करोगे तो तुम्हें फंडिंग बंद हो जाएगी। और ये एनजीओ काफ़ी लोग हैं जो इन जुडिशरियों के लिए कानून बनाने में अपना मत देते हैं, जो उनका मत होता नहीं है, बाहरी मत होता है, और इस तरह की कई गड़बड़ियाँ चल रही हैं। आखिरी चौथा स्तंभ जो है मीडिया, इसके बारे में सब जानते हैं। अभी मीडिया पे इनका पूरा नियंत्रण है, ठीक है। रूपर्ट मर्डॉक नाम का एक ऑस्ट्रेलिया का व्यक्ति है जो दुनिया भर का पता नहीं 80% 90% मीडिया का मालिक, वो अकेला आदमी। और मैंने ढूंढा था कि ये आदमी क्यों जुड़ा हुआ है। रूपर्ट मर्डॉक की माँ यहूदी है। हर यहूदी बुरा नहीं होता, यहूदियों से मैं मिला हुआ हूँ, हर यहूदी बुरा नहीं होता, पर इनमें से एक गुट बना हुआ है जो ये सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। और इस से समझ में आना चाहिए कि गड़बड़ी क्या है, और हमारा अगर नियंत्रण हमें लाना है तो हमें कहाँ ध्यान देना चाहिए। बस इतना ही।